हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। पेपर 6 का टॉपिक है। तो जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। तो देखिए कि हाउ cell different phases of cell cycle, different cells of cycle, different stages of cell cycle are regulated genetically। ठीक है। अब देखिए सेल साइकिल के बारे में बेसिक्स आप सभी को पता होगा कि कितना फेजेज होता है, कितना स्टेज होता है। तो एक एम फेज होता है जहाँ पे सेल डिवाइड करता है, ठीक है। जी1 फेज होता है, प्रिपरेटरी फेज होता है, ठीक है। एस फेज जहाँ पे रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, ठीक है। और जी2 फेज जहाँ पे फिर से चेकअप होता है, तब जाके कि सारा रेप्लिकेशन सही से हुआ है कि नहीं, सारा चेक होके और फिर एम फेज में क्या होता है, फिर माइटोसिस स्टार्ट होता है। तो जो भी स्टेजेस है सेल साइकिल का और जो भी ट्रांजिशन है फर्दर नेक्स्ट फेज में, वो एकदम बहुत ही अच्छे से कंट्रोल्ड होता है जेनेटिकली। ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं एक छोटा माइनर मिस्टेक भी बहुत ही बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है। बहुत मतलब कि ऑर्गेनिज्म के लिए डेडली भी साबित हो सकता है, क्योंकि एक सेल अगर मिस्टेकली गलत डिवाइड हो गया, ठीक है, मान लिया उसका जेनेटिक मटेरियल कुछ चेंज हो गया, अल्टर हो गया, ठीक है, तो उससे और भी सेल्स बनेगा और फिर उससे और सेल्स डिवाइड होगा तो वो सारा सेल्स खराब हो जाएगा। मान लिया कि ये चीज अगर मियोसिस, ये जर्म सेल है, तो उसमें अगर खराबी हो गया, तब तो वो अगर उससे मान लिया बाद में फर्दर फर्टिलाइजेशन होकर कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, तो उसको उसके लिए एकदम डेडली साबित हो जाएगा। कुछ भी डिजीज हो सकता है, कुछ भी। तो एक छोटा से छोटा मिस्टेक भी ना हो, ठीक है, एकदम 100% एक्यूरेटली हो, इस चीज को इंश्योर करता है। और ये पूरी तरह से जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है कुछ प्रोटीन्स के द्वारा, ठीक है। तो वही पढ़ना है इसमें कि हाउ सेल साइकिल इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, ठीक है। तो देखिए ऑल द स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन सीक्वेंस। अब सेल डिवीजन का जो भी स्टेप्स है वो सीक्वेंस में होता है, ठीक है। और सेल को पता होता है कि कब आगे बढ़ना है, मतलब कब नेक्स्ट फेज में जाना है, ठीक है, या फिर अभी वेट करना है, अभी नहीं जाना है, अभी होल्ड करना है, ठीक है, या फिर सेल डिवीजन को ही रोक देना है। तो सेल को ये सारी चीजें पता होती है, ठीक है। अब देखिए ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान अगर मान लिया कि क्रोमोसोम या फिर स्पिंडल फाइबर डैमेज हो गया, किसी तरीके का दिक्कत हो गया। फॉर एग्जांपल अगर क्रोमोसोम में कुछ दिक्कत है, कुछ मिसिंग हो गया, ठीक है, कुछ पार्ट डीएनए का, या फिर स्पिंडल फाइबर जो है जो क्रोमोसोम से काइनेटोकोर से अटैच होके क्रोमोसोम्स को सेपरेट करता है ना, मेटाफिजिक प्लेट से, ठीक है। आपको अगर याद होगा सेल डिवीजन, तो अगर वो स्पिंडल फाइबर डैमेज हो जाए तो सेपरेशन अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। अनइक्वली डिवाइड हो जाएगा। कुछ जेनेटिक मटेरियल हो सकता है किसी सेल में कम चला जाएगा, किसी में एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो ये स्पिंडल फाइबर का इतना बड़ा, इसमें अगर डैमेजिंग हो जाए तो इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो स्पिंडल फाइबर सही से हो, क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम सही से हो, आरएन ये डीएनए का रेप्लिकेशन सही से हो, ठीक है, ये सारा चीज सही होना चाहिए। नहीं तो ये कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस दिखा सकता है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव टू द सेल और इवन ऑर्गेनिज्म। सेल के लिए भी घातक हो सकता है और वो सेल अल्टीमेटली पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो फिर घातक हो सकता है। देयरफॉर एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ए सेल इज चेक्ड बाय इट्स इंटरनल मैकेनिज्म। इसीलिए सेल सेल साइकिल का हर स्टेप बहुत ही प्रिसाइजली चेक किया जाता है। ये सेल के अंदर का मैकेनिज्म है, इंटरनल मैकेनिज्म है, जो कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। तभी आगे किसी भी फेज में सेल जो है वो प्रोसीड करता है, ठीक है। अब देखिए इस चीज के लिए क्या है कि वेरियस चेक पॉइंट्स बना हुआ है। वेरियस चेक पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द सेल। अब चेक पॉइंट्स किसको बोलते हैं? चेक पॉइंट्स ऐसे भी आप लोग सुने हैं। चेक पॉइंट्स का मतलब होता है कि इसके आगे जाने के लिए यहाँ पे आप अगर अप्रूव होते हैं, आपको चेक किया जाएगा यहाँ पे, अगर सब चीज सही निकला तभी आप आगे जा सकते हैं। इसी को चेक पॉइंट बोलते हैं। जैसे पुलिस चेक पॉइंट्स भी आप सुनते होंगे कि यहाँ चेकिंग होता है, अगर सब चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब वो आगे जाने देता है। तो चेक पॉइंट का मतलब यही होता है कि सारा चेकिंग होना अच्छे से और फिर अप्रूव करना कि हाँ आगे जाइए। तो ऐसे ही सेल सेल में भी हर साइकिल, हर फेज में, हर स्टेज में आगे जाने के लिए जगह जगह पे चेक पॉइंट्स है हर स्टेज पे। तभी वो सेल साइकिल में किसी पार्टिकुलर फेज में प्रोसीड करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है चेक पॉइंट्स? तो चेक ऑल द नेसेसरी कंडीशन, सारा नेसेसरी कंडीशन को चेक करता है कि आगे आपको इस चीज का जरूरत पड़ेगा आगे के फेज में, तो ये आपके पास है रेडी कि नहीं है, ठीक है। हर नेसेसरी कंडीशन को चेक करेगा, तभी नेक्स्ट स्टेज में जाने देगा। अब देखिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। अब ठीक है, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर जो है एमपीएफ। अब देखिए इस चीज में बहुत बड़ा रोल होता है, ये कौन कंट्रोल करता है? तो मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए ये जो एमपीएफ है वो रिस्पॉन्सिबल है
फॉर द मैच्यूरेशन ऑफ सेल। मैच्यूरेशन ऑफ सेल कहने का मतलब कि आगे फर्दर जो भी सेल का मैच्यूरेशन है, कि हाँ इसका रेप्लिकेशन हो डीएनए का, फिर सारा ऑर्गेनेल्स का रेप्लिकेशन हो, हर चीज। तो ये क्या एक तरीके का मैच्यूरेशन है, फिर से डिवाइड करे। तो इस चीज में सबसे मेन रोल प्ले करता है ये एमपीएफ, मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, या इसी को बोलते हैं माइटोसिस फैक्टर, ठीक है। तो इसको और भी दूसरे नाम से जानते हैं। तो ये एमपीएफ जो है यही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एंड सेल साइकिल टू क्रॉस द वेरियस चेक पॉइंट्स, अब यही अलाउ करता है कि वेरियस चेक पॉइंट्स को सेल साइकिल में क्रॉस करके आगे मूव करेगा। अब देखिए एमपीएफ क्या है, मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, देखिए ये क्या है कि दो प्रोटीन से मिलकर बना है, साइक्लिन जो कि प्रोटीन है, और एक है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। तो ये इंजाइम है, तो इंजाइम भी आखिरकार प्रोटीन ही होता है। तो एक प्रोटीन रहेगा साइक्लिन और एक रहेगा सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अब देखिए जहां भी काइनेज जो इंजाइम आता है ना, काइनेज, इसका काम होता है कि कहीं पे जाके किसी पे फोस्फोरस चिपका देगा, ठीक है। क्या करेगा, फोस्फोरस चिपका देगा, फॉस्फेट ग्रुप PO4 3 ठीक है। तो इसका काम होता है फॉस्फेट चिपकाना, फॉस्फेट ऐड कराना काइनेज का। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है सीडीके, ये कहीं जाके फॉस्फेट लगवाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब सेल में, साइटोप्लाज्म में, ये दो प्रोटीन साइक्लिन और सीडीके इस चीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, डिफरेंट चेक पॉइंट्स पे आगे ये करना और सेल को सही टाइम पे सही पूरा रेडी जब वो हो तो नेक्स्ट स्टेज में भेजना, ये सारा इन्हीं का काम होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो साइक्लिन और सीडीके मिलकर क्या बनाते हैं, यही मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। तो देखिए जो सीडीके है, ये इसका लेवल हमेशा ही कांस्टेंट रहता है और सेल में हमेशा ही प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, इसको समझ लिए कि हमेशा प्रेजेंट होगा और इसका लेवल हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन ये जो साइक्लिन है ये स्पेसिफिक है। अब क्या हम देखें कि मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर सीडीके और साइक्लिन से बना है, और सीडीके जो है हमेशा प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। तो ये साइक्लिन है जो चेंज होते रहता है और अलग अलग मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर को बनाते रहता है। फॉर एग्जांपल कि अगर सेल एस फेज में है तो वहां पे दूसरा कोई साइक्लिन रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज, उस फेज में जो भी काम होता है उस चीज को कंटिन्यू कराने के लिए, उस चेक पॉइंट्स को पार कराने के लिए। मान लिया कि सेल एम फेज में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे कोई दूसरा साइक्लिन होगा, ठीक है। तो साइक्लिन और सीडी के अलग अलग तरीके का होता है और दोनों स्पेसिफिक होता है। पार्टिकुलर साइक्लिन का अपना सीडी के होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। जैसे कि इसका नाम में है कि साइक्लिन डिपेंडेंट, ये काइनेज कैसा है, तो साइक्लिन पे डिपेंडेंट है, मतलब ये अकेले कुछ नहीं कर पाएगा जब तक इस पे साइक्लिन ना जुड़ेगा। तो साइक्लिन के साथ जब जुड़ जाएगा तो अब जाके फिर किसी को ये फॉस्फेट चिपकाएगा, यही इसका काम है। तो साइक्लिन अलग अलग होगा अलग अलग फेजेस के लिए, ठीक है। और सीडी के कम होता है, ये भी अलग अलग होता है, लेकिन साइक्लिन और सीडी के स्पेसिफिक होता है, ठीक है। पार्टिकुलर साइक्लिन पार्टिकुलर सीडी के ही से जुड़ता है, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलेंगे साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स, या फिर उसी का नाम क्या है, एमपीएफ, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। तो देखिए साइक्लिन्स आर फॉर्म्ड इन एवरी फेज एंड आर स्पेसिफिक, ठीक है। तो हर फेज में ये बनता है। और जो पहला साइक्लिन है, जो पहले वाला साइक्लिन है, फॉर एग्जांपल एस फेज से चला गया G2 फेज में, या फिर G2 फेज से फिर M फेज में चला गया, G2 फेज से M फेज में चला गया, फॉर सब कुछ एग्जांपल। तो जो जो साइक्लिन G2 फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो साइक्लिन खत्म हो जाएगा जब सेल M फेज में चला जाएगा, और वहां पे कौन सा साइक्लिन होगा, जो M फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब पार्टिकुलर फेज में एक पार्टिकुलर साइक्लिन ही रहेगा अपना CDK के साथ, ठीक है। तो साइक्लिन क्या हो रहा है, हर फेज में बन रहा है नया, ठीक है, और पहले वाला डिग्रेड हो रहा है, इस तरीके से काम करता है। और उसका जो CDK होता है, जो उसका काइनेज एंजाइम होता है, ठीक है, जिसके साथ वो अटैच होने वाला है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। और ये दोनों मिल के जब एक जगह आ जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, तो बनाता है मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, या फिर सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखिए सीडी की ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेल, ईच सीडी के हैज इट्स स्पेसिफिक साइक्लिन। जैसे इसका नाम है कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, वैसे ही इसका सीडी के का जो है अपना साइक्लिन होगा जो कि स्पेसिफिक होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, हम लोग याद भी रख सकते हैं कि चेक पॉइंट्स का पहले बात करते हैं कि कहाँ कहाँ चेक पॉइंट्स होता है। तो देखिए 3 चेक पॉइंट्स होता है सेल में मेन। तो एक चेक पॉइंट तो सबसे पहले होता है यहाँ पे, ठीक है, ये G1 फेज है, ठीक है, ये S फेज है। तो जस्ट G1 फेज के खत्म होते टाइम
और एस में जब ट्रांजिशन हो रहा होता है, जब लास्ट G1 फेज होता है, वहां पे एक चेक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं G1 एस चेक पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये G1 में है और एस में घुसने वाला है सेल, तो इसीलिए G1 एस चेक पॉइंट। मतलब G1 में जो जो चीज होना होगा उस चीज को चेक किया जाएगा ताकि वो इसमें एंटर कर सके। तो क्या क्या यहाँ चेक होता है कि सारा न्यूट्रिएंट्स अबंडेंट है कि नहीं, सेल अच्छे से ग्रो हुआ है कि नहीं, डीएनए डैमेज तो नहीं है। ठीक है, अगर यही डैमेज होगा तो आगे रेप्लिकेशन तो डैमेज ही होगा, वो तो डैमेज का ही रेप्लिकेशन होगा। तो ये सारा चीज चेक किया जाता है कि न्यूट्रिएंट्स सही सफिशिएंट है कि नहीं, ग्रोथ फैक्टर्स है कि नहीं, डीएनए तो सही है। तो ये सारा जीवन इस चेक पॉइंट पे चेक किया जाएगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और इस चीज और देखिए दूसरा चेक पॉइंट कहाँ है, तो एम फेज में। एम फेज में कहाँ होता है, तो ये बिटवीन द मेटाफेज और एनाफेज, मेटाफेज और एनाफेज के बीच में होता है। तो ये क्या चेक करता है कि क्रोमोसोम्स और स्पिंडल जो है वो सही से अटैच है कि नहीं, सारा क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से अटैच है कि नहीं, सही से अटैच है कि नहीं काइनेटोकोर से। तो ये चेक करता है ये, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल इवेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे दिक्कत हुआ तो डिवीजन अनइक्वल हो सकता है। जो न्यूक्लियस का डिवीजन है, जो जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन है, वो अनइक्वल हो सकता है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे एक बार चेक करना जरूरी है। तो ये होता है एम चेक पॉइंट। क्या कहाँ पे होता है, तो एम फेज में मेटाफेज और एनाफेज के बीच में। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वो अलाइंड होते हैं। ठीक है, तो एम फेज वही होता है, मेटाफेज हो जाएगा, ठीक है, अलाइंड हो जाएगा, फिर चेक होगा और फिर एनाफेज होगा, मतलब स्पिंडल फाइबर खींचने लगेगा। ठीक है, और फिर डिवाइड हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, अब एक जो तीसरा चेक पॉइंट होता है वो होता है G2M, मतलब एम में एंटर करने के पहले, जब G2 फेज लास्ट में है तब होता है G2M। तो नाम वैसे ये G2 में है और M में एंटर करने वाला है, इसीलिए G2M चेक पॉइंट बाउंड्री पे। तो यहाँ क्या चेक होगा कि सेल का साइज सफिशिएंट है कि नहीं, डीएनए का रेप्लिकेशन सही हुआ है कि नहीं, क्योंकि इसके पहले ही जस्ट एस फेज में क्या होता है, डीएनए डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो ये हुआ है कि नहीं, कब चेक होगा, तो ये G2M चेक पॉइंट पे चेक होगा। तो ये सारा चेक पॉइंट हो गया। अब देखिए जो साइक्लिन साइक्लिन और सीडी के मिलके क्या बना रहा था, एमपीएफ, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। ठीक है, तो जो साइक्लिन्स है जो अलग अलग फेज में अलग अलग होता है, जैसे मैं बता रहा था, वो यहाँ दिया हुआ है, वो आप याद कर सकते हैं। तो जीवन फेज में जो होता है, जीवन फेज में कौन सा साइक्लिन होता है, तो साइक्लिन डी। ठीक है, साइक्लिन डी, और सी डी के 4 या 6 दोनों में से कोई हो सकता है, मतलब साइक्लिन डी सी डी के 4 या 6। ठीक है, वैसे ही लेट जी या ट्रांजिशन फेज में, इस फेज में, ठीक है, इस फेज में सेल को रखने के लिए कौन सा साइक्लिन होता है, तो साइक्लिन ई, या फिर और इसके साथ सी टी के 2, ये दोनों। वैसे ही एस फेज में कौन सा साइक्लिन होता है, तो साइक्लिन ए और इसके साथ सी टी के 2। वैसे ही G2 फेज में कौन सा साइक्लिन होगा, तो साइक्लिन ए और इसके साथ सी डी के 1। और एम फेज में कौन सा साइक्लिन होगा, तो साइक्लिन बी और इसके साथ सी डी के 1। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, और वैसे ही कॉम्प्लेक्सेस बनता है। फॉर एग्जांपल सेल अगर G2 फेज में है तो वहाँ उस समय सेल में क्या पाया जाएगा, तो G2 फेज में साइक्लिन ए और सी डी के 1, तो साइक्लिन ए सी डी के 1 कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा। और ये क्या है, एक तरीके का MPF, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। साइक्लिन और सीडीके को कॉम्प्लेक्स को ही तो बोलते हैं मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। तो ये सब क्या है, ये जो दिया हुआ है साइक्लिन एंड सीडीके, ये सब मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर एमपीएफ बनाएंगे अलग अलग स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल में। ठीक है, अब देखिए इतना क्लियर है। अब देखिए कैसे काम करता है साइक्लिन और सीडीके है, वो देखते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये सीडीके है, पहले से सेल में है, और उस स्टेज के लिए कोई साइक्लिन प्रोटीन बना, उसका जो भी अप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जांपल एस फेज में है तो साइक्लिन साइक्लिन ए बनेगा और सी डी के 2 होगा ये। ठीक है, तो क्या होता है कि ये दोनों इंटीग्रेट होता है। ठीक है, अब ये इंटीग्रेट हुआ है तो अभी ये काम का नहीं है, इसको एक्टिवेट कराना पड़ता है। तो एक्टिवेट कौन कराता है, तो सी डी के एक्टिवेटिंग एंजाइम या काइनेज। मतलब कि ये एक्टिव, देखो इसका काम ही है ना, इसका काम ही है फॉस्फोरिलेशन कराना, फॉस्फेट को ऐड कराना काइनेज का। ठीक है, तो काइनेज ये है, काइनेज एक्टिविटी कराता है, मतलब फॉस्फेट जोड़ता है, लेकिन किस पे डिपेंडेंट है, साइक्लिन पे। ये बोला कि साइक्लिन जब मेरे साथ होगा तभी हम काइनेज एक्टिविटी शो करेंगे। तो साइक्लिन ये अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन साइक्लिन तो इसके साथ जुड़ गया, लेकिन बोलेगा अब तो हम काइनेज एक्टिविटी कर सकते हैं, फॉस्फेट जोड़ सकते हैं, लेकिन फॉस्फेट तो लाओ, फॉस्फेट तो है ही नहीं इसके पास अभी। तो वही होगा, इसके पास फॉस्फेट आके जुड़ेगा। और ये कौन जोड़ेगा, तो इसको जोड़ने वाला होगा सी डी के एक्टिवेटिंग एंजाइम या काइनेज। ये दूसरा काइनेज है जो ये
इसको कॉम्प्लेक्स को फॉस्फेट दे रहा है। अब ये सीडीके और साइक्लिन के साथ एक फॉस्फेट मिलके ये क्या बनाएगा, एक्टिवेटेड एमपीएफ। ये है एमपीएफ जो कि एक्टिवेटेड है। अब ये क्या रखा है, एक फॉस्फेट रखा है अपने साथ, फॉस्फेट, ठीक है, ये काइनेज। और इसके पास साइक्लिन भी है, साइक्लिन डिपेंडेंट, हाँ साइक्लिन मिल गया, और फॉस्फेट भी है। अब ये कहीं जाके किसी प्रोटीन के पास, ये कोई दूसरा प्रोटीन है, किसी प्रोटीन के पास जाएगा और अपना फॉस्फेट उसको दे देगा, और उसको क्या कर दिया, फॉस्फोरिलेशन करा दिया। यही इसका काम होता है, किसका, तो एमपीएफ का, एमपीएफ का। और उसमें भी किसका, तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का। काइनेज एक्टिविटी शो कर दिया, फॉस्फोरिलेशन कर दिया इस प्रोटीन का, अपना फॉस्फेट इसको दे दिया, और इसी तरीके से एमपीएफ काम करता है। तो एमपीएफ क्या रखता है, फॉस्फोरस रखता है, फॉस्फेट रखता है, और वो किसी प्रोटीन को जाके एक्टिवेट कर देता है, या किसी तरीके से काम करेगा, उसको फॉस्फोरिलेट कर देता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या क्या होगा, साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स। नाम अगर स्पेसिफिक दे तो साइक्लिन G2 का है मान लिया एमपीएफ, तो साइक्लिन ए सी डी के वन कॉम्प्लेक्स। और क्या बोलते हैं इसको, तो माइटोटिक ग्रोथ फैक्टर, या क्या बोलेंगे, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, सब इसी का नाम है एमपीएफ। तो ये चीज बना। अब देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। अब एक चीज है, देखिए सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि माइटोटिक ग्रोथ फैक्टर, दिस माइटोटिक ग्रोथ फैक्टर, या एमपीएफ का ही बात कर रहा है, वही उसी का दूसरा नाम है। अब ये जो माइटोटिक ग्रोथ फैक्टर है वो क्या कराता है, प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन कराता है। जैसे अभी यहाँ हम देखे कि ये कोई पर्टिकुलर प्रोटीन था, उसे फॉस्फेट ऐड कर दिया, इसका फॉस्फोरिलेशन करा दिया, ठीक। अब ये माइटोटिक ग्रोथ फैक्टर फॉस्फोरिलेशन करा रहा है कोई प्रोटीन का। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है E2F प्रोटीन। अब हमारे सेल में एक प्रोटीन है जिसका नाम है E2F प्रोटीन। अब ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोटीन है कि ये, यही जो है इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाता है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है एक्चुअली, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे जीन्स को ट्रांसक्राइब कराने के लिए, उससे प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। और कैसे प्रोटीन्स बनाने के लिए, जो सेल साइकिल को आगे ले जाता है, सेल डिवीजन कराता है, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला प्रोटीन है, प्रमोट करने वाला, पॉजिटिव अफेक्ट करने वाला, ठीक है। तो ये E2F प्रोटीन क्या करता है, कि देखिए सेल डिवीजन कराना है किसी भी सेल को, तो जो प्रोटीन उसको चाहिए उसका जीन जीन होगा, ठीक है, उसका जीन होगा। तो वो जीन को जाके ये एक्टिवेट करता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन करा देता है, फिर ट्रांसलेशन होगा, तो पार्टिकुलर प्रोटीन बन जाएगा। मान लीजिए ये 3 प्रोटीन चाहिए सेल डिवीजन के लिए, तो इसका जीन भी होगा। अब ये जीन को कौन एक्टिवेट करा देता है जाके, यही E2F, इस पे भी जाके एक्टिवेट करा देगा, इसको भी एक्टिवेट करा देगा, इसको भी एक्टिवेट करा देगा, और वो प्रोटीन्स बन जाएगा, और फिर सेल डिवाइड करेगा। तो E2F क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, किसी भी जीन को जाके ट्रांसक्राइब करा देता है, उसको एक्सप्रेस कराता है, ठीक है। अब यही समझिए, ये प्रमोट कराता है सेल डिवीजन को, कैसे प्रोटीन्स को ट्रांसक्राइब कराता है, जो सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, कराने वाला है। मतलब E2F बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में। अब सपोज इसको हम रोक ले, इसका हाथ पैर पकड़ ले, तो सेल डिवीजन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये E2F के बारे में हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे कैसे काम करता है। देखिए, इट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ ए नंबर ऑफ जीन्स दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन। तो ऐसे जीन्स को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जो कि सेल डिवीजन के लिए जरूरी है। तो ये खुद तो बोल सकते हैं ना कि ये खुद सेल डिवीजन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खुद उसको ट्रांसक्राइब करा रहा है। अब देखिए, इट इज डीएक्टिवेटेड बाय पीआरबी प्रोटीन। अब एक नया प्रोटीन आया, पीआरबी प्रोटीन। अब देखिए इसके बारे में बताते हैं, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसिंग प्रोटीन, ट्यूमर सप्रेसिंग प्रोटीन, ट्यूमर सप्रेशर होता है ये। अब देखिए यही यही चीज है हमें समझने का, कि E2F सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और PRB प्रोटीन सेल डिवीजन को रोकने वाला है। ट्यूमर किसको बोलते हैं, अगर एक्सेसिव सेल डिवीजन होने लगे तो उसको ट्यूमर बोलते हैं। तो अगर मान लिया कि E2F को एकदम खुला छोड़ दिया जाए कि जाओ सेल डिवीजन कराओ, तो खूब सेल डिवीजन कराएगा, खूब सेल डिवीजन कराएगा, कराते कराते वो ट्यूमर बना देगा और कैंसर ही बना देगा, ठीक है। तो वो भी सही चीज नहीं है। तो E2F के एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करके रखता है, उसको डीएक्टिवेट करके कौन रखता है, तो यही पीआरबी प्रोटीन। दोनों का बैलेंस होना काफी जरूरी है। तो E2F प्रोटीन को बाइंड करके रखता है पीआरबी प्रोटीन, और उसको एक्टिवेट नहीं होने देना है। इसी तरीके से हमारे सेल में मैकेनिज्म काम करता है, कि जब सेल डिवाइड होना हो तभी ये E2F फ्री होता है, नहीं तो उसको बाइंड करके रखता है कौन, पीआरबी। और इसी तरीके से पीआरबी क्या कर रहा है, ट्यूमर होने से बचा रहा है, सेल को अननेसेसरीली डिवाइड होने से बचा रहा है। अगर यही पीआरबी यहाँ खराब हो जाए या डिग्रेड हो जाए, तो क्या होगा, E2F ट्यूमर कॉज कर देगा, सेल को बहुत ज्यादा डिवाइड करने लगेगा, रुकेगा ही नहीं। तो इसके एक्टिविटी को कौन रोक रहा है, पीआरबी प्रोटीन। तो ये प्रोटीन आपको याद रखना है, E2F और PRB। अब देखिए E2F
और पीआरबी ऐसे इस तरीके से काम करता है। अब देखिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि सेल जीवन फेज से जी नो ये जीवन फेज में कैसे एंटर करता है जी नॉट फेज से। तो आप जानते हो कि जी नॉट फेज क्या होता है कि लिविंग लिविंग स्टेज है जहाँ पे उसका कोई सेल डिवीजन नहीं होने वाला है, कोई प्रिपरेशन नहीं होता है, कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, वो एक तरीके से रुका हुआ है वहीं पे, ठीक है। वो कब होगा, वो डिसाइड करेगा सेल कि जब उसको होना होगा सेल डिवीजन तो जी नॉट से जीवन में आएगा, ठीक है। ये जीवन के पहले का कहाँ होता है, जी नॉट होता है। अब देखिए जी नोट से उसको जीवन में एंटर कराना है, मतलब उसको सेल डिवीजन के फेज में स्टार्ट कराना है, ठीक है, सेल डिवाइड करना है अब। तो ये जीवन में एंटर करना ना इरिवर्सिबल होता है, अब वो सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जी नोट से जीवन में आना, इस फेज का जो ट्रांजिशन है इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। देखिए ऐसा क्यों हुआ होगा, कोई सेल होगा उसको अब डिवाइड करना है, पहले से जी नोट में था, अब उसको शिफ्ट करना है जीवन में, और फिर सारा अपने आप हो जाएगा जीवन एस जी2 और एम फेज। तो ये ऐसा कहने का मतलब कि अब इसको डिवाइड कराना है। तो कोई आया होगा बाहर से हार्मोन, ठीक है, कोई बाहर से हार्मोन आया होगा इसको बताने कि हाँ डिवाइड करो, डिवाइड होने का टाइम आ गया। तो ये है एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर जो कि हार्मोन होगा। अब ये हार्मोन्स को रिसीव करने वाला, पहचानने वाला सेल के मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होता है और उससे बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। अब जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये क्या है, प्राइमरी मैसेंजर होता है हार्मोन मैसेंजर, जो मैसेज लाता है। अब जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, अंदर सेकेंडरी मैसेंजर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो मैसेज लेके जाता है कहाँ, न्यूक्लियस में, कि हाँ सेल को डिवाइड करना है और पार्टिकुलर प्रोटीन को एक्टिवेट कराना है। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं और रास प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है तुरंत, आर एस प्रोटीन, जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये रास प्रोटीन जो है एम ए पी काइनेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब एम ए पी काइनेज क्या करता है, तो न्यूक्लियस में जाता है और ऐसे प्रोटीन्स को एक्टिवेट कराता है जो कि साइक्लिन डी की सिंथेसिस के लिए जरूरी है, ठीक है। किसको, तो साइक्लिन डी के लिए। अब याद करिए, अब साइक्लिन डी ही क्यों, तो देखिए जीवन में एंटर करना है जी नोट से, और जीवन में कब एंटर करेगा, जब सेल में साइक्लिन डी होगा, और साइक्लिन डी सी डी के 4 और सी डी के 6 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो साइक्लिन डी का फॉर्मेशन करना है, क्योंकि सी डी की तो पहले से होता है, तो हम लोग को अल्टीमेटली साइक्लिन डी बनाना है। तो यही एम ए पी काइनेज जाएगा न्यूक्लियस में, और साइक्लिन डी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है, जीन है, वो एक्टिवेट होगा और साइक्लिन डी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो साइक्लिन डी का जीन ट्रांसक्राइब हुआ, उसका एमआरएनए बना साइक्लिन डी का, और फिर अल्टीमेटली हम लोग को साइक्लिन डी प्रोटीन मिल गया। अब सीडी के पहले से है सेल में, ठीक है, तो साइक्लिन डी बना और सीडी के उसका 4 पहले से है, ठीक है, तो बन गया। और फिर उसका सीडी के एक्टिवेटिंग काइनेज उसको फॉस्फोरिलेट कर दिया, तो ये हमारा बन गया साइक्लिन डी सीडी के 4 कॉम्प्लेक्स। ये बन गया, यही तो बनाना था। अब ये अपना काम करेगा, फॉस्फोरिलेटेड मतलब एक्टिवेटेड है। अब ये अपना काम करेगा, तो कैसे काम करेगा, पहले से सेल में, सेल अभी डिवाइड नहीं हो रहा था ना, जी नॉट में था ना, तो क्या होता है कि इस तरीके से पीआरबी और ई2एफ प्रोटीन होता है। ई2एफ चाह रहा है डिवाइड कराना, लेकिन पीआरबी उसको पकड़ के रखा है कि नहीं तुम ट्यूमर कर दोगे, ठीक है, हम तुमको रोक के रखेंगे। अब लेकिन डिवाइड करना है, तो ये जो है यही अपना एक्शन दिखाएगा, साइक्लिन डी सी डी के 4 कॉम्प्लेक्स जाएगा, ठीक है, साइक्लिन डी सी डी के 4 कॉम्प्लेक्स आया और पीआरबी प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट कर देता है। तो इसका दोनों हाथ पकड़ लिया, पहले ये ई2एफ को पकड़ के रखा था, तो और ये फॉस्फोरस जो है, फॉस्फेट ग्रुप जो है, साइक्लिन डी सी डी के 4, ये काइनेज है ना, काइनेज है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है सी डी के, तो साइक्लिन इससे जुड़ा हुआ है, मतलब ये एक्टिवेटेड है, फॉस्फेट भी है, तो ये अपना काम करेगा। और जैसा मैंने बताया था कि जो एमपीएफ होता है साइक्लिन सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, वो किसी प्रोटीन को जाके क्या करता है, किसी प्रोटीन को जाके एक्टिवेट करता है, उसको फॉस्फोरिलेट करता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पीआरबी प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट कर देगा, जिससे वो उसका हाथ समझो पकड़ लिया, वो इनएक्टिव हो जाएगा और ई2एफ प्रोटीन फ्री हो जाएगा बस। अब जैसे ही ई2एफ प्रोटीन फ्री होगा, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उन प्रोटीन्स के लिए जो कि सेल डिवीजन कराता है, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये तुरंत जाएगा जीन में और जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है उसके जीन को ट्रांसक्राइब कर देगा, और उसका एक्सप्रेशन होगा और वो प्रोटीन्स बनेंगे, ट्रांसक्राइब एमआरएनए बनेगा, उसका प्रोटीन बनेगा और सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, और जीवन फेज में सेल जो है वो एंटर कर जाएगा। इस तरीके से काम करता है। तो ये देख रहे हैं कि जैसे कैसे सब जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा हीरो कौन है, सेल को डिवाइड करने वाला ई2एफ। लेकिन इसका भी, अब जब इसका जरूरत नहीं रहेगा उसको फिर होल्ड भी करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अब इन्हीं प्रोटीन्स में इम्बैलेंसेज के कारण किसी का फंक्शन खराब हुआ, ठीक है, कोई अच्छे से नहीं काम कर रहा है, तो छोटा छोटा गलती के कारण क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लिया कि पीआरबी प्रोटीन अपना काम करना बंद कर दे,
तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। E2F धड़ल्ले से सेल डिवीजन कराते जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से कैंसर होता है। तो कैंसर इज नॉट ए डिजीज, ये बस अपने सेल का क्या है, मेल फंक्शन है, कोई डिजीज नहीं है, बाहर से कोई पैथोजन या कुछ न्यूट्रिएंट की कमी कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस अपने सेल का मेल फंक्शन है, किसके कारण, तो बहुत सारे रीजन है जो हम लोग इतना टॉक्सिसिटी बढ़ गया एनवायरनमेंट में हर चीज में, वो कुछ प्रोटीन्स को या कुछ सेल के जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, जो फंक्शन है, उसको किसी ना किसी केमिकल को जाके अफेक्ट करता है या म्यूटेट करता है, और जिसके कारण कैंसर होता है। ठीक है, अब देखिए, नाउ E2F ट्रांसक्राइब द DNA रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स फॉर रेप्लिकेशन। अब जीवन फेज में जाने के लिए जो रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन्स चाहिए, उन प्रोटीन को एक्टिवेट करा देगा, ट्रांसलेट करा देगा कौन, यही E2F प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये हमेशा याद रखना है कि E2F क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो इस तरीके से काम करता है। तो हम एग्जाम्पल लेके समझा दिए कि कैसे G0 से G1 में एंटर करता है। वैसे ही सारे फेजेस में ट्रांजिशन कुछ इसी तरीके से होते हैं, और कौन साइक्लिन और कौन CDK रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपको याद करना है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग G1 में देखे कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो साइक्लिन डी CDK4 कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या है, MPF है, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, या फिर बोलेंगे इसको माइटोटिक ग्रोथ फैक्टर, इतना सारा नाम है। ठीक है, या फिर CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। अब ये हो गया। अब देखिए, पॉजिटिव रेगुलेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो MPF। तो MPF किससे बना होता है, इसी को बोलते हैं माइटोटिक ग्रोथ फैक्टर। साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स होता है एक्चुअली में, और किस चीज से बना होता है, तो साइक्लिन से CDK स्पेसिफिक होते हैं जो। अब ये तो कराता है डिवीजन, लेकिन ये नेगेटिवली, जो नेगेटिव रेगुलेशन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, कि सेल को जब रोकना है डिवाइड करने से, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट, नहीं तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इसको कॉल्ड कैंसर। तो नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सेल को नेक्स्ट स्टेज में ले जाना सेल डिवीजन के लिए। अब इसके लिए मेन प्रोटीन जो है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, इसी का नाम है PRB। पीआरबी हम लोग इतना जो अभी से देख रहे थे कि जो E2F को पकड़े हुए था PRB, उसका नाम क्या है, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन PRB। तो ये क्या करता है, कंट्रोल द सेलुलर प्रोलिफरेशन बाय बाइंडिंग टू द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F है, उसको बाइंड करके रखता है। ठीक है, और सेलुलर प्रोलिफरेशन को रोकता है। प्रोलिफरेशन मतलब होता है रैपिड सेल डिविजन। ठीक है, तो सेलुलर प्रोलिफरेशन को रोकता है कौन, यही PRB प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F को रोकता है। और भी प्रोटीन्स है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल P53, P21। ठीक है, और ये सब को क्या बोलते हैं, ट्यूमर सप्रेशर प्रोटीन, क्योंकि सब ट्यूमर होने से बचाते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से बचाते हैं। अब देखिए PRB कैसे काम करता है, उसको तो एग्जाम्पल देख लिए। अब P53 और P21 कैसे काम करता है, ये भी ट्यूमर से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, जैसे मान लिया कि चेक हुआ, ठीक है, ये इस चेक पॉइंट पे पता चला, G2M चेक पॉइंट पे, कि जो सेल डिवीजन हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन जो है, डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है, वो अच्छे से नहीं हुआ, वो डैमेज है, डीएनए डैमेज है, या कुछ छूट गया है, ठीक है, कुछ मिसिंग है। तब क्या होगा कि सेल के रिपेयर मैकेनिज्म को स्टार्ट कराएगा ये नेगेटिव रेगुलेशन प्रोटीन। और अगर सेल को लगेगा कि अभी रिपेयर के बस से बाहर है, अब उस तो क्या होता है कि सेल के पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। अब ये बहुत ही, ये समझ सकते हैं कि सेल कितना समझदार होता है। एपोप्टोसिस मतलब होता है प्रोग्राम्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ, सेल डेथ। तो ये एक तरीके का सुसाइड है। अब सोचिए सेल कितना समझदार है कि अगर कोई गड़बड़ी हो गया है तो सेल को अभी किल कर दो, उसको इस स्टेज में ले जाओ, इस तरीके के चेंजेस लाओ, एपोप्टोसिस पाथवे पे ले जाओ कि वो सुसाइड कर ले, वो मर जाए, ताकि वो सेल डिवाइड करके अब खुद खराब हो गया है तो दो खराब सेल ना बनाए, और वो दो खराब सेल आगे जाके चार ना बनाए, और वैसे ही हजारों खराब सेल्स ना बने। तो सेल को जब ये पता चलता है कि रिपेयर मैकेनिज्म से बाहर है, या तो रिपेयर करने का कोशिश करेगा, अगर नहीं रिपेयर हो सकता है तो एपोप्टोटिक पाथवे पे चला जाता है सेल, और वो खुद से ही खुद को किल कर लेता है, वो सेल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, जिसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो ये प्रोटीन से रिस्पॉन्सिबल होता है जो नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल के लिए है। P53 और P21 प्रोटीन जो होता है एपोप्टोसिस के लिए लेके चला जाएगा सेल को। अब देखिए किस तरीके से काम करता है। अब डैमेज डीएनए, मान लिया डीएनए डैमेज है, तो ये एक्टिवेट करता है एटीएम या एटीएआर एटीएआर एटीएम या एटीआर काइनेज। ठीक है, अब ये जो है ये क्या करता है,
कि MDM और P53 प्रोटीन जो है पहले से क्या है, अटैच्ड है। अब इसको फॉस्फोरिलेट कराता है और इसको एक्टिवेट कराता है P53 को। ठीक है, तो P53 को एक्टिवेट करा दिया। अब ये क्या करेगा कि ये जाके MPF को रोक लेता है। P53 क्या करता है, तो MPF को रोक लेता है, MPF को। अब हर सेल के फेज का MPF अलग अलग होता है। MPF किसको बोलते हैं, साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो है साइक्लिन बी सी डी के वन कॉम्प्लेक्स, ये किस फेज का एमपीएफ है, तो अगर आप देखेंगे साइक्लिन बी सी डी के वन कॉम्प्लेक्स ये एम फेज का एमपीएफ है। ठीक है, मतलब माइटोसिस जस्ट होने वाला, माइटोटिक फेज में एंटर करने वाला है, तो ये एमपीएफ बना। ठीक है, साइक्लिन बी सी डी के वन कॉम्प्लेक्स, ये है साइक्लिन, ये सी डी, ये सी डी के, ये साइक्लिन। ठीक है, तो ये एमपीएफ बना। अब ये अपना काम कर देता, काम करने ही वाला था कि क्या कर लेता है कि P53 जो प्रोटीन एक्टिवेट हुआ फॉस्फोरिलेशन से, वो P21 के जीन को एक्टिवेट करता है और P21 प्रोटीन बन के तुरंत तैयार हो जाता है और P21 आके इसको बाइंड कर लेता है इस एमपीएफ को और इसको डीएक्टिवेट कर देता है। अब ये डीएक्टिवेट जैसे ही हुआ, एमपीएफ साइक्लिन बीसीडी के वन कॉम्प्लेक्स ये अपना काम ही नहीं कर पाएगा और एम फेज में सेल नहीं जा पाएगा और यहीं पे सेल डिवीजन क्या हो गया, रुक गया और फिर फर्दर एपोप्टोसिस हो जाता है सेल का। तो इस तरीके से काम करता है। ये कितना कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म है, इस तरीके से प्रोटीन्स काम करते हैं। तो आई होप कि आपको हर चीज़ समझ में आ गया। बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर आपको फिर भी थोड़ा कोई कन्फ्यूजन तो आप वीडियो को फिर से देखिए, काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से समझा दिया। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा आपको तो यू कैन लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।